वेलकम है सब दोस्तों को एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। अफ़्रीका के टूर से मैं इटली वापस आ गया था, इटली के शहर मिलान में। और यहाँ से मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि अफ़्रीका में बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने सहराओं में गुर्बत देखी है, तो क्यों ना फिर अब मिलान की या इन जनरल यूरोप की जो इमारत है उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया जाए और लोगों को दिखाया जाए। तो ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मिलान, इसको फ़ैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आज हम ज़रा ये एक्सप्लोर करेंगे कि मिलान को फ़ैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं। यूरोप की जो सबसे महंगी स्ट्रीट है कि जिसके अंदर सारे ब्रांड्स बड़े बड़े, ये प्रादा, अरमानी, गुची, इस तरह के, वो सारे के सारे उस स्ट्रीट के अंदर हैं। तो आज सारा दिन हम गुजारते हैं मिलान में और जाके उस स्ट्रीट को भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसको फ़ैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते क्यों हैं और कितनी महंगी है वो द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट ऑफ द यूरोप। वैसे ये दूसरे नंबर पे है दुनिया में। सबसे महंगी स्ट्रीट मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में है कोई, और दूसरे नंबर पे है ये मिलान के अंदर। तो चल के देखते हैं, लेट्स सी। मिलान में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अंडरग्राउंड मेट्रो, वो बहुत अच्छा है। तो किसी भी जगह के ऊपर मूव करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो अंडरग्राउंड मेट्रो ही है। तो सबसे पहली हमारी जो डेस्टिनेशन है मिलान के अंदर वो है डोमो, यूरोप का दूसरा बड़ा चर्च। इसकी एक ख़ास बात ये है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो एग्जैक्ट डोमो जो चर्च है वहाँ पर एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आपने डोमो जाना है तो एग्जैक्टली उस स्टेशन का नाम भी डोमो है। तो आप किसी भी जगह से उस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन डोमो तक जा सकते हैं, लेकिन टिकट लेके भाई। ये मेट्रो स्टेशन से निकलते साथ ही आपको बिल्कुल सामने ये चर्च नज़र आने लग जाता है। इस चर्च की सबसे जो एक यूनिक बात है ना वो ये है कि इसकी तामीर करीबन 600 साल के अंदर मुकम्मल हुई थी। ये स्टार्ट हुआ था तामीर होना 1326 में, जब डूक ऑफ मिलान ने इसकी तामीर का आगाज़ किया था। और इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई 1965 में आके। 1965 में ये पब्लिक के लिए खोला गया था कि इसको लोग आके पूरी तरह से विज़िट कर सकते हैं। तो तकरीबन 600 साल लगे इसको मुकम्मल, इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने में। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त। करीबन 3000 से 3500 के दरमियान इसके अंदर स्टैचूज़ हैं। और अगर आपने इसको विज़िट करना है ना तो उसके एक तो टिकट है इसकी, ज़ाहिर है आपने एंटर होने के लिए टिकट आपको एडवांस में लेनी पड़ती है। और एडवांस भी 3-3 महीने पहले लोग इसकी टिकट लेते हैं, अदरवाइज़ एट दी स्पॉट आपको टिकट नहीं मिलती। पॉसिबल है, मिल भी सकती है, लेकिन शायद उसके लिए फिर आपको बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े। 2-3 घंटे लग जाएंगे सिर्फ टिकट लेने के लिए। तो भैया मैंने तो एडवांस में टिकट नहीं ली थी और 2-3 घंटे इंतज़ार करने का भी मेरा मूड नहीं है। तो हम इसको बाहर से ही विज़िट करते हैं चर्च को, और उसके बाद चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है गैलरिया विक्टोरिया एमोएला 2। वो भी एक इंतहाई खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और डोमो चर्च के बिल्कुल साथ ही, जैसे आप देखते हैं, आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत इमारत नज़र आती है। वो है गैलरिया विक्टोरिया इमानुएले। पहले मैं इसका नाम गलत बोल गया था, तो इसका रियल नेम असल में है विक्टोरिया इमानुएले। ये मेरे पीछे जो इस वक्त इमारत नज़र आ रही है, और ये बनाई गई थी
19वीं सदी में 1850 के आसपास। और ये उस वक़्त बनाई गई थी कि जब इटली यूनिफ़ाई हुआ था। 1850 से पहले इटली की वो शक्ल या वो जोग्राफिया नहीं था जो कि आज आप नक्शे के ऊपर देखते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं जिनके अपने बादशाह थे। और लेकिन 1850 के बाद ये इटली यूनिफ़ाई हुआ। तो यूनिफिकेशन के बाद ये जो इमारत है मेरे पीछे गैलरिया, इसको बनाया गया था। ये आपको उस वक़्त की याद दिलाती है। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से 18वीं और 19वीं सदी में होते थे आर्किटेक्चर के। साइडों के ऊपर बहुत सारे आर्चेस और इसकी जो छत है वो सारी की सारी ग्लास की है। इसको चल के अंदर से देखते हैं। ये है कैफ़े कैम्पारिनो। ये भी 19वीं सदी के आगाज़ में बना था और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इन्होंने एक स्पेशल किस्म का कॉकटेल इजाद किया था जो कि लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कॉकटेल में अल्कोहल होती है, तो मैं तो खैर पी नहीं सकता उसको, मैं तो नहीं ट्राई करूँगा। लेकिन बहरहाल ये गैलरिया का रूफ टॉप एक गुंबद है टॉम, और इसके एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो एक तो लोगों का रश बंधा रहता है, और दूसरी एक बड़ी मशहूर बात है इधर के बारे में कि इधर खड़े होके ये जो मुख्तलिफ़ खाने बने हुए हैं फ्लोर के ऊपर, अगर इस पे आपको पूरा 360 डिग्री से एक दफ़ा घूमें तो आपकी कोई भी ख्वाहिश जो विश आपने उस घूमने के दौरान की हो वो पूरी हो जाती है। ये गैलरिया में चलते चलते आपको दो चीज़ों का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो ये कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। किसी भी सीज़न में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लोगों का रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे इसके अंदर आप चलते हैं ना और आप इर्द गिर्द देखते हैं तो लग्जरी का और एक जो एहसास आपको होता है, जिस तरह का ये आर्किटेक्चर है और फिर उसके अंदर इतने महंगे महंगे से ब्रांड्स और बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई हुई चीज़ें और बड़े लग्जरी किस्म के कैफ़ेज़ जहाँ पे आप बैठ के बहुत महंगा खाना खा सकते हैं, बहुत महंगे ड्रिंक ले सकते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि कितना कंट्रास्ट है। अभी कुछ थोड़ी देर पहले हम अफ्रीका से घूम के आ रहे हैं जहाँ पे आपने बेतहाशा गुर्बत देखी है कि लोगों के पास शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं होता प्रॉपर खाने के लिए, और एक तरफ ये दूसरी दुनिया है जिसके अंदर इतनी इमारत है, इतनी लग्जरी है। गैलरिया से निकलते साथ ही सामने आपको एक लियोनार्डो डा विंची का मुजस्समा नज़र आता है। लियोनार्डो डा विंची एक बड़ी मशहूर फ़िगर है रेनेसांस के दौर की, यूरोप में जो रेनेसांस का सारा दौर था उस दौर की। 1452 में लियोनार्डो डा विंची इटली के इसी इलाके में पैदा हुआ था, और उसकी सबसे मशहूर चीज़ जिसको सारी दुनिया जानती है वो मोनालिसा की वो तस्वीर जो कि इसने बनाई थी, और लेकिन वो इस वक्त इटली में नहीं है, वो पेरिस फ्रांस के एक म्यूज़ियम में है। लेकिन इसके अलावा लियोनार्डो डा विंची की बेशुमार इजादात या बहुत सारी पेंटिंग्स इस तरह की थी जो कि बहुत मशहूर हुई वो रेनेसांस के दौर की। अब रेनेसांस एग्जैक्टली क्या है वो ज़रा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो रेनेसांस जिसकी मैं बात कर रहा था
ये 14वीं 15वीं और 16वीं सदी का वो टाइम था कि जिसके अंदर यूरोप ने बेसिकली तरक्की करना शुरू की। बहुत बड़े बड़े महक़्क़िक़, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने लोगों की सोच बदली, लोगों का जो सोचने का अंदाज़ था रिवायती, उसको बदला। जो लोग मज़हबी अकायद के ऊपर बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे, तो उनको सोचने समझने का एक नया अंदाज़ दिया। अब ये वही दौर है कि जिसके अंदर मशहूर ज़माना है गैलीलियो, वो उसके अपने नज़रियात की वजह से चर्च ने सज़ा भी दी कि जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक सबसे पुराना जो नज़रिया चलता आ रहा था अरस्तू के ज़माने से, वो तो ये था ना कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये रेनेसांस का ही दौर था। गैलीलियो ने आके जब अपनी सबसे पहले नज़रिया पेश किया कि दरअसल ऐसा नहीं है, अपनी ऑब्ज़र्वेशंस और अपने तजुर्बात की बेस के ऊपर, कि दरअसल सूरज जो है वो मरकज़ है और बाकी सैयारे जिसमें ज़मीन भी शामिल है वो उसके गिर्द घूमते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये बेसिकली नज़रिया तो एक साइंटिफिक नज़रिया था। वो गैलीलियो एक साइंसदान था, लेकिन ये चूँकि नज़रिया अगेंस्ट था उस वक़्त के जितने भी मज़हबी नज़रियात राइज थे। चर्च भी यही बिलीव करता था कि खुदा की जो कायनात है उसमें ज़मीन मरकज़ है और सूरज उसके गिर्द घूमता है। तो ये गैलीलियो के नज़रियात जब चर्च के नज़रियात के साथ टकराए तो उसको सज़ा दी गई। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जब मुकदमा चला, गैलीलियो को ये कह के उस वक़्त छोड़ दिया गया कि अगर तुम अपने नज़रियात से हट जाओ तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो गैलीलियो ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था उस वक़्त कि मेरे कहने या ना कहने से खुदा के कानून बदल नहीं जाते। ये एक बहुत सारे नज़रियात में से एक नज़रिया था कि जिसने रेनेसांस को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बख्शी। और फिर इसके बाद आने वाले जो बहुत सारे मशहूर नाम हैं उनको सब लोग जानते भी हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के क़वानीन को दरियाफ़्त किया और फिर उसके बाद रोशनी के क़वानीन दरियाफ़्त हुए, रोशनी की हकीकत का पता चला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी फ़हरिस्त है साइंसी इजादात की, जिसके बाद ज़िंदगी यकसर बदल गई।